Welcome friends. So today I am discuss with you a new topic in sex determination in humans. Means मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। इसको लेकर भी हमारे समाज में आज भी बहुत सारे मिथ्स हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां आज भी लोग समझते हैं कि एक जेंडर के लिए मीन्स बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, उसके लिए जिम्मेदार एक महिला यानी एक लेडी को ठहराया जाता है। पर क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने कक्षा 10th में पढ़ा हो तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। पर कई बारी हमें वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में इन सब चीज़ों को लेकर हमारे मन में एक झिझक सी डाल दी जाती है। हम इन टॉपिक्स पे बात तक नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या हम मतलब इससे रिगार्डिंग एक अपने दोस्तों के अलावा और किसी से भी बात नहीं कर पाते। बट ये एक एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। भेदभाव होता है एक बेटा और बेटी के लेकर। भले ही आज के समाज में ये बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि अब लोग बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहाँ आज भी भेदभाव किया जाता है, पर ऐसा करना सही नहीं है। अगर सच में आपको एक बेटा और बेटी की चाह है तो ये समझ लीजिए कि इन माई सेंस अगर आपका बेटा होता है तो कल के दिन आप उसकी शादी कराएंगे तो एक बहू घर लेके आएंगे तो उसे अपनी बेटी के समान माने। वो समझ लीजिए कि वही आपकी बेटी है। और यदि आपकी बेटी की शादी होती है, अगर आपको बेटे की चाह है तो कल के दिन उसकी शादी होगी तो जो दामाद आपके घर में आएंगे वो भी आपके बेटे के समान है, तो आप उसे अपना बेटा मानिए। तो बेटा और बेटी दोनों की कमी पूरी हो जाएगी इन माई सेंस। बाकी आप लोगों को जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये बेटा और बेटी हम जो कह रहे हैं, जो जेंडर है वो डिसाइड कैसे होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे जेंडर डिसाइड होने का। हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। उनके कोई ना कोई कैरेक्टर हमारे तक पहुंचते हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उनके समान दिखाई देते हैं या फिर उनके कुछ गुण हमसे मिलते हुए होते हैं। तो इसके पीछे रीज़न होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो कि जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे उन गुणों को ट्रांसफर करता है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, ह्यूमन में होते हैं 46 क्रोमोसोम मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं। तो उनमें से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। वो हमारी नॉर्मली सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। बट जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि जेंडर डिसाइड करता है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। उस सेक्स क्रोमोसोम में भी जो मेल में प्रेजेंट होता है वो होता है एक्स वाई, और जो फीमेल में प्रेजेंट होता है वो होता है एक्स एक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के समय जब एक एग जिसमें कि एक्स एक्स क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, एक्स ही है, जबकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उस टाइम जो स्पर्म आएगा, अब हम नहीं जानते कि उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा, क्योंकि या तो एक्स स्पर्म होगा या वाई स्पर्म होगा। जब भी उस एग से अगर वाई क्रोमोसोम मिलता है, इस एक्स के साथ अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो बनता है बेबी बॉय। और जब भी इस एक्स के साथ मेल का एक्स क्रोमोसोम आएगा तो बनती है बेबी गर्ल। तो इसी तरह डिसाइड होता है कि बेबी गर्ल बनेगी या फिर बेबी बॉय। तो इट्स डिपेंड नॉट ऑन फीमेल बट इट्स डिपेंड ऑन सेक्स क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट इन द मेल स्पर्म। ओके, तो आज के बाद आप कभी भी एक फीमेल को किसी बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगी उसके बेस पर डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका उसमें कोई भी हाथ नहीं है, ना ही मेल का है। बस ये है कि उसके स्पर्म में कौन सी सेल प्रेजेंट हुई, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा या वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, इस पर डिपेंड करता है। ये कोई नहीं जानता कि एक्स स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा या वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि कैसे एक जेंडर डिसाइड होता है कि फीमेल गर्ल बनेगी या फिर बॉय बनेगा। और एक और चीज़, क्या हम ये जेंडर मतलब पता कर सकते हैं, पर हमारे समाज में जेंडर का पता करना एक कानूनी अपराध है। इसे हम पता नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का जेंडर में प्रेजेंट जो बेबी है उसका जेंडर डिसाइड करते हो तो आपको उसके लिए 10 साल की सज़ा और कुछ जुर्माना भी पड़ता है। तो प्लीज़ आप ये सब ना कीजिए, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत सारी भ्रूण हत्याएं होती हैं। बेबी गर्ल का पता चलते ही उसे मार दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, उसे दिल से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपका ही अंश है। आज की डेट में बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, दोनों ही बराबर है। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं। आज की डेट में सबको समान अधिकार है और सभी को समान माना भी जाता है। तो बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये जेंडर का पता कर सकते हैं इन मेडिकल साइंस। दैट इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस जब एक प्रेग्नेंट लेडी का बेबी 3 या 4 मंथ उसके पेट में होता है या उसके यूट्रस उसके गर्भाशय के अंदर होता है, तब हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, मेनली ये प्रोसेस में होता क्या है, जैसे ये बेबी है और इसी के बाहर से ये होता है एक एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि बेबी को एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक लिक्विड टाइप का होता है। तो क्या किया जाता है, इसी लिक्विड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इसमें बेबी की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उसी सेल्स के अंदर देख लिया जाता है कि XY है या XX है। तो इस तरह से पता करते हैं। पर ये सिर्फ एक जेंडर डिसाइड या जेंडर के पता करने के लिए ही नहीं किया जाता, जबकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जब हम ये एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस करते हैं। एमनियोसेंटेसिस का यूज़ केवल जेंडर डिसाइड करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि अगर क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उसका पता करने के लिए भी डॉक्टर इसकी एडवाइस देते हैं। बट उसमें ये नहीं बताया जाता कि आपकी बेबी का जेंडर क्या है, बल्कि उसमें क्रोमोसोम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं क्रोमोसोम बढ़ गए हैं या घट गए हैं, जिससे कई सिंड्रोम हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, तो इनका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस की जाती है। तो इन केसेस में एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस किया जाता है, बट जेंडर बताने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इंडिया में ये चीज़ बैन है, क्योंकि यहाँ पे लोग जेंडर का पता करते ही अगर लड़की हो पता चलता है तो उसे मार देते हैं। और ये मुझे लगता है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गांव घरों के लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये प्रोसेस होती कैसे है या कहाँ किया जाता है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इनमें जो होते हैं वो एजुकेटेड और जो रिच पीपल होते हैं वही होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ की ऐसी हरकतें ना कीजिए, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे लोगों की पहचान नहीं होती। आई होप कि आपको मेरा ये सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन टॉपिक पसंद आया हो और कुछ समझ में आया हो। मेरा मकसद है कि आप लोगों तक कुछ चीज़ें पहुंचाना जो कि जानना बहुत ज़रूरी होती है। मैंने देखा है मेरे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर चीज़ें होती कैसे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है। कई जो सासू माएँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, अपने बेटे की 2-3 शादियाँ तक करवा देती हैं इस चक्कर में कि कहीं इस बहू में ही तो कोई खराबी नहीं है, इसकी बेटियां ही बेटियां होंगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए और समाज में थोड़ा जागरूकता फैलाने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया हो। आई नो कि आई एम नॉट परफेक्ट इन स्पीकिंग एंड at all, but I'm trying to give you a best knowledge and best informations, and मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना अच्छे से अच्छा आप लोगों के सामने डिस्कस कर पाऊँ। होप सो कि धीरे धीरे मैं इस चीज़ में सक्सेस हो जाऊँ। एंड थैंक यू सो मच।